हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का पेपर आपके जो 28 तारीख को होने वाला है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार के लगभग ये जो 35-40 पेपर आप जो PDF के रूप में अपने ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप के अंदर जो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें काफ़ी आपके जो प्रैक्टिस के लिए पेपर उपलब्ध है, बाकी सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे आपको, गणित, विज्ञान, सामाजिक, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके पेपर्स है सभी जो बाकी है उन सभी के पेपर आप देख सकते हैं। और उसमें से खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अपना टारगेट है आपके 100 में से 100 नंबर आए, इस प्रकार से आपको मैं तैयारी करवाना चाहता हूं। अगर आपकी भी इच्छा है आपके 100 में से 100 नंबर आए तो आप वीडियो को अच्छे से देखना है। और आपके ऐप के अंदर मैंने जो आपके लिए 230 प्रश्नों का एक आपके MCQ प्रश्नों का एक टेस्ट डाला है। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर दे देना। और आप में से जिस भी बच्चे ने वो टेस्ट दिया है तो कमेंट करके बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इसका एक और टेस्ट आपके आने वाला है, रिवीजन टेस्ट, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो ऐप के अंदर जो 99 वाले टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। साथ ही आप जो खूब सारे पेपर वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न देखते हैं आपके 28 तारीख को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका ये है कि इसमें से कौन सा एक अधातु है। आपको इसमें से अधातु का नाम बताना है, जो नॉन मेटल है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, तो सोना, चांदी, ब्रोमीन और तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी ब्रोमीन हो जाएगा। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके अलावा इसका दोस्त एक और है पारा, इसको भी याद कर लेना। ये भी पारा ऐसी धातु है ये जो कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसको मरकरी कहा जाता है, Hg से लिखते हैं। हाइड्रोजीनियम जो इसका जो लैटिन भाषा में नाम होता है, इस कारण इसको Hg लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये एक अधातु है, नॉन मेटल है, और पारा आपके धातु हैं। दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। तत्व पूछें, अगर आपको एलिमेंट पूछे, तत्व पूछे तो फिर आपको जो पारा और ब्रोमीन दोनों में से जो उत्तर हो वो आपको कर लेना। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स आपके इसका जो करेक्ट आंसर वो न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है। पास्कल किसका है, तो पास्कल तो बच्चे को पता है, ये दाब का मात्रक है। और मीटर प्रति सेकंड ये आपका जो वेग का मात्रक है, चाल का मात्रक है। और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, वर्क एंड एनर्जी, जूल से आपको उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। इसको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, कोशिका का जो शक्तिगृह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एक ही नाम है ये। किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो इसका समवेग कितना होगा, तो जब आपके जो इसमें मास m दे रखा और वेलोसिटी v दे रखी है तो इसका जो मोमेंटम कितना होगा, तो p इक्वल टू mv होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, p इक्वल टू मैंने आपको क्या बता रखा है, mv बता रखा है। तो इसका उत्तर आपकी p बराबर mv कर देना। और mv आपके कहाँ दे रखा है, आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है, डी इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा इसमें जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये आपकी जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये तो न तो पॉजिटिव होता है, नहीं ये नेगेटिव होता है। इसमें जो जे थॉमसन, इसका नाम आपको याद कर लेना है इलेक्ट्रॉन के साथ में। ठीक है, तो इससे आपके एक इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था वो आपके जे थॉमसन ने किया था। आप कैसे याद करेंगे, तो एक शब्द मैं आपको देता हूँ, याद कर लेना, ईंट याद कर लेना। क्या याद कर लेना, ईंट। ईंट का मतलब आपके इलेक्ट्रॉन और थॉमसन याद हो जाएगा, ट से थॉमसन। ठीक है, इस प्रकार से। और रदरफोर्ड जो है इन्होंने परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक है इसकी खोज की थी। और नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया था। आपको कमेंट करके बताना कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो आपको बताना है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, जिंक और आपके सल्फर। तो ये पूछा जा रहा है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा हमारे जो पोषक तत्व है दो प्रकार के होते हैं। एक तो वृहत पोषक तत्व, ठीक है, एक तो आपके वृहत पोषक तत्व होते हैं, एक आपके माइक्रो होते हैं। तो वृहत पोषक तत्व जो होते हैं उनमें आपके नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। लेकिन आपके जो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो इसमें आपके आयरन होता है, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिंक करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और आपके सल्फर ये सभी आपके जो वृहत पोषक तत्व है, ठीक है, ये बड़ी मात्रा में काम आते हैं। तो इसका उत्तर आपको जिंक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं
अच्छा, कमेंट करके बताना कि जो पौधे को जो ये पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, ये कहाँ से मिलता है, कमेंट करके आपको बताना है। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीकरण का मान कितना होता है, तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने होता है, तो पृथ्वी के लिए जो जी का मान है वो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीकरण का मान आपके गुरुत्वीकरण से इसका जो यूनिट है वो भी आपको याद कर लेनी कि एक्सेलरेशन की जो आपकी यूनिट है आपकी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो 9.8 इसका उत्तर आपको याद करना है। और देखो 9.8 दो में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये 980 गलत हो जाएगा और 98 भी गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला बताना है कि मैग्नीशियम जो क्लोराइड इसका फॉर्मूला कौन सा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका जो MgCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, MgCl2। आपको कमेंट करके बताना है, एक तो जल का जो सूत्र है वो बताना है और एक नमक का जो साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको सोडियम जो कार्बोनेट है इसका भी फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है, सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां की एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसमें से जो अमीबा होगा वो आपके एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यूनिसेलर है, ये याद कर लेना। यूनिसेलर जो आपके अमीबा हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कॉर्डिक पेशी पाई जाती है। तो कॉर्डिक पेशी आपके हार्ट में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके हार्ट। तो याद रखना आप इसमें कार्डियक जो आपके मसल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हार्ट की जो वाल होती हैं उसमें पाए जाते हैं, हाँ, जो हृदय की दीवार में पाई जाती है। फिर आपके देखो सत्य असत्य वाले प्रश्न तो आएंगे नहीं, लेकिन इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। पहला है कि आयरन का जो प्रतीक है वो IR होता है। तो गलत बात है, आयरन का प्रतीक तो Fe होता है। और Fe कैसे बना है, तो ये लैटिन भाषा में आपके जो फेरम शब्द है उससे बना है। तो ये आपके इसका उत्तर आपको ये आयरन का प्रतीक Fe याद कर लेना है। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है, बिल्कुल सही बात है। तो गति ऊर्जा जो होती है आपके ½ mv² इसका फॉर्मूला होता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी mgh होती है, mgh होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपकी एकल जिले वाला कोशिकांग राइबोसोम, तो गलत हो जाएगा। राइबोसोम की कोई जो कोशिका इसमें नहीं होती है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ पर जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम यहाँ पे होता है। और अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक न्यूटन होता है। क्या पगला गया, ये कार्य का मात्रक तो जूल होता है, ठीक है। ये न्यूटन जो होता है आपके बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आपके जो जूल होता है। और किसका होता है, जूल, तो जूल है जो ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। शक्ति को पावर कहते हैं और पावर का मात्रक आपके याद कर लेना वाट होता है। और बच्चे को पता है कि हम इसकी पेपर की वाट लगाने वाले हैं, क्योंकि एक वाट में कितना होता है 746, एक HP में जो 746 वाट होते हैं। 1 HP एक हॉर्स पावर है, इसको अपन जो यूनिट होता है शक्ति का इसके रूप में मानते हैं, और इसमें 746 वाट होता है। तो आने वाले पेपर में हम जरूर जो शक्ति का मात्रक वाट लगाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा इससे। लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो गड़बड़ हो गई इसमें। लोहे पर जंग लगना तो आपके रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये आपकी केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा इसमें, ये असत्य हैं, ठीक है। ये तो आपके रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, कमेंट करके बताना। मोमबत्ती का जो जलना है वो कैसा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, कमेंट करके बताना। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का चेंजेज है। अगला प्रश्न है कि हमारे जो कान है इनकी जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, श्रव्यता परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल है जो करेक्ट बात है कि हमारे कान इतनी आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको सुन सकते हैं। और हर्ट्ज जो होता है वो आपके ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और बाकी प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं गलनांक की परिभाषा। गलनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर जो ठोस पदार्थ से जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है इसको गलनांक कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे बर्फ़ के लिए जो गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन होता है। इस तापमान पर बर्फ़ है जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी कि जो बर्फ़ है जो पानी बनना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है।
तो गलनांक जो होता है वो ठोस से द्रव अवस्था में होता है, और क्वथनांक जो होता है वो द्रव से गैस अवस्था में जाता है, यानी कि ये पानी उबलना शुरू हो जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो क्वथनांक क्या होता है, तो ये आपके जो आप याद रखना क्वथनांक, तो ये वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव अवस्था से जो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे जो पानी जो वाष्प अवस्था में बदलेगा तो उसका क्वथनांक हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है इसमें कि दाब किसे कहते हैं और दाब का आपको मात्रक बताना है। तो सभी को पता है दाब का मात्रक, तो बच्चे बच्चे को पता है क्या है दाब का मात्रक, कमेंट करके बताओ, देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दाब का मात्रक तो आपको पता ही होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यदि कोई नियत बल अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो कम दाब उत्पन्न होता है, और कम क्षेत्रफल पर कार्य करे तो दाब अधिक उत्पन्न होता है। यानी कि एरिया कम है तो आपका जो दाब है वो ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा, क्योंकि ये इसमें जो प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब का मात्रक तो आपको पता है, ठीक है, सभी को पता है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक आपके पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो ये जो पॉट होता है इसमें जो कोल्ड क्यों होता है, यानी कि जो समर में आपके अभी जो समर जो सीज़न होती है उसमें जो मटके का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है। तो इसका एक ही कारण है कि वाष्पीकरण। क्या लिखोगे इसमें, वाष्पीकरण लिखोगे। तो वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में जो इसका जो जल है, मटके का जल, वो ठंडा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी ने पिया होगा। अभी तो आरओ का ज़माना है तो आरओ पीते, लेकिन अपने दादाजी के टाइम पे जो लोग थे वो अब आज भी जो दादाजी है वो मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। और हम भी जब पीते हैं रात का पानी, जब मटके को भर के रख दो, सुबह इसको पीते हैं दिन भर, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता हो। तो ये भी एक आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके डी वाला, कोई दो उप धातु के नाम बताना है। ठीक है, इसमें आपके दो मेटलॉइड के नाम बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे एक तो सिलिकॉन और बोरॉन। क्या नाम लिखेंगे, सिलिकॉन नाम लिख लेना एक तो, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है ये, और एक आपके ये बोरॉन है। ये धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं। इसमें धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके है ई वाला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका लॉ लिखना आपको इसमें। तो एक द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन, जो वेपोरेशन होता है वो आपको बताने की क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब है जो पौधों का जो अनावश्यक जल होता है, पौधों का अनावश्यक जो जल होता है वो वाष्प के रूप में पौधे की जो पत्तियों के द्वारा जो बाहर आ जाता है, तो उसकी जो नमी उत्पन्न करता है, इसको अपन क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जी है, IUPAC का फुल फॉर्म बताना है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो आपके IUPAC का फुल फॉर्म होता है। पीतल किन में से धातु से मिलकर बनी होती है। तो पीतल तो आपको याद कर लेना, पीतल पिताजी से बनती है। सॉरी, पिताजी आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं आप पिताजी को जाके बोलो कि ये आपसे बनी है क्या, नहीं, ये आपके पीतल जो है वो याद करने की ट्रिक है। पीतल जो है वो आपके तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। तो पीतल बराबर आपको याद कर लेना है पीतल, जो कि किससे मिलकर बनती है, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक इन दोनों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, और जिंक ये जस्ते को कहा जाता है, और तांबे को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं। तो एक आपके जो ये पीतल जो है, ब्रॉन्ज जो है, वो आपके एक मिक्सचर है जो कि किससे बनता है, एक तो आपके कॉपर से और एक आपके Zn जिंक से। तांबे को कॉपर कहा जाता है, याद कर लेना, तांबे को कॉपर कहते हैं, और जिंक को जस्ता कहा जाता है। एक दिन मैं प्रश्न पूछा था आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन खूब सारे बच्चों ने केवल यही उत्तर दिया था, तांबा और जिंक, जबकि उसका उत्तर जो था वो उपरोक्त सभी था। मैंने ऑप्शन में ये भी दे रखा था, कॉपर और जिंक भी दे रखा था, C और Zn भी दे रखा था, और ये भी दे रखा था। तो आपको याद कर लेना है, जो पीतल जो है वो तांबे और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इसके अलावा पीतल जो एक धातु का समांगी मिश्रण होता है, मिश्र धातु जो होती है वो समांगी मिश्रण होता है। और इसमें पीतल में ये भी याद रखना है कि जो तांबा होता है वो 70% होता है, 70% तो आपके कॉपर होता है,
और 30% आपके क्या होता है, जिंक होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। खूब सारे बच्चे देखो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और रोजाना टेस्ट दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो और 230 प्रश्नों का पूरी किताब का रिवीजन हो जाएगा बच्चों, और उसमें से आपके खूब सारे प्रश्न हूबहू आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने टेस्ट दिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको टेस्ट। कुछ प्रश्नों में अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट कर देना। क्या वो उस टेस्ट का आपको जो रिवीजन सॉल्यूशन वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना कि उस टेस्ट 230 प्रश्नों का जो टेस्ट है क्या उसका जो सॉल्यूशन वीडियो बनाया जाए, उसका सभी प्रश्नों को सोल्व करके डाला जाए एक वीडियो के माध्यम से, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये भी आपको परसेंटेज भी याद कर लेना कि पीतल जो होती है उसमें जो तांबा होता है वो 70% होता है और जिंक जो होता है वो 30% होता है। अच्छे से इसको याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बताना है। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है। एक आपको फुल फॉर्म बताना है आरबीसी का, आरबीसी का फुल फॉर्म बताना है। एक आपका डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको। एक आपको एटीपी का फुल फॉर्म बताना है। एक आपको एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है। एक आपको सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में फुल फॉर्म के खूब सारे पूछे जाएंगे, इनको अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। आवर्ती किसको कहते हैं? तो आवर्ती जो उसकी परिभाषा बतानी फ्रीक्वेंसी की, और आपको इसका जो यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, यूनिट भी लिखनी। तो आवर्ती क्या होती है? जो पर सेकंड, प्रति सेकंड में जो कंपन होते हैं उनके कंपनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो आपको याद होगा, हर्ज होगा। क्या होगा इसका मात्रक? हर्ज होगा। हर्ज इसका मात्रक है। और 1 किलो हर्ज में 1 किलो हर्ज किसके बराबर होता है? कमेंट करके बताना आपको। 1 किलो हर्ज ये किसके बराबर होता है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा। चौथे में आपको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम इज नॉन एज सुसाइडल बैग। तो इसका आपको जो कारण बताएंगे कि इसको जो आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है ये कि जो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो कोशिकी उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। तो एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगता है, और एंजाइम बहुत सारे शक्तिशाली जो पाचनकार एंजाइम होते हैं। तो ये इसलिए जो इनको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना। याद कर लेना, तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना है तो इसमें आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में लाना है तो 273 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और केल्विन से इधर आ रहे हो तो 273 इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सेंटीग्रेड में है, इसको केल्विन में ले जाना है तो इसमें क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो 5 और 3 8, हासिल का 1, और 7 और 2 9 और 1 10, हासिल का 1 2 और 1 3, तो 308 ये क्या हो जाएगा? आपका केल्विन हो जाएगा। इधर आपकी 127 डिग्री सेल्सियस है, इसमें जोड़ेंगे 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 400 केल्विन। 217 केल्विन है तो इसमें आपको क्या करना है? 273 जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, और 7 और 1 8 9, और ये हो जाएगा आपका 2 और 2 4, तो 490 केल्विन हो जाएगा। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में आना है तो क्या करना पड़ेगा? 273 को घटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 400 केल्विन है, 400 केल्विन में कितने सेल्सियस है? तो इसमें से आपको 273 केल्विन घटा लेना है। माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 127 डिग्री सेल्सियस वापस आ जाएगा। ये 400 केल्विन का क्या आ जाएगा? 127 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि मान लो 300 केल्विन है तो इसमें आपके कितने डिग्री सेल्सियस होंगे? 300 केल्विन में सेल्सियस कितना होगा? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपकी कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका ये कि कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक
कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजन का मतलब टूटेंगे यहाँ पे, तो 2 या 2 से कोशिकाओं में बदल जाती है। कोशिका विभाजन विभिन्न जीवों के वृद्धि और मृत कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो भाई कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन का डायग्राम बनाना तो आप ये वाला डायग्राम इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर जो है ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 100% ये वाला क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जो होता है वो आपके कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? ठीक है, तो इसका कारण ये कि भाई जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। इसका कारण है कि द्रव का कोई जो आकार निश्चित नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन को ग्रहण कर लेता है। ठीक, उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, यानी कि आसानी से उसमें प्रवेश हो जाता है और यह दृढ़ न होकर ये तरल होता है। नेक्स्ट है आपके अंतराफसलीकरण और फसल चक्र से क्या क्या लाभ है वो आपको बताना है। तो अंतराफसलीकरण में क्या होता है, अंतराफसलीकरण और फसल चक्र इसके बाद क्या क्या इसके लाभ है वो आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो अंतराफसलीकरण होती क्या है? अंतराफसलीकरण जो जिसमें जो एक के क्रम में एक जो फसल को उगाया जाता है और इसमें एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाकर जो संसाधन का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, कीटों और रोगों की कमी आती है, खरपतवार का नियंत्रण होता है। ये नाम आप इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं और सूत्र लिखिए। गतिज ऊर्जा जिसको अपन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी ऊपर आया था, 12mv², इसका फॉर्मूला होता है। और गतिज ऊर्जा नाम से पता है, गति के कारण इसकी जो स्पीड होती है, गति के कारण किसी जो पिंड में जो ऊर्जा निहित होती है इसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इसको 12mv² का लिखा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में आपका वर्णन करना है। तो बोर का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। तो ये आपका जो बोर का परमाणु मॉडल है, हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है, इसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ये जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आने वाली कमियों को सुधार किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर न केवल गोल वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण करते हैं बल्कि वृत्ताकार कक्षाओं में और भी जो कक्ष होते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि किसी भी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस फॉर्मूले से निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर n जो होता है उसकी कक्षा को दर्शाता है, n इसकी कक्षा को दर्शाता है, k, l, m, n। ठीक है, ये इसकी कक्षा को दर्शाता है। k बराबर पहली कक्षा हो जाएगी, l बराबर दूसरी कक्षा है, m बराबर तीसरी कक्षा है और n बराबर चौथी कक्षा है। इस प्रकार से इसमें जैसे पहली कक्षा में k जो कक्षा है ये फर्स्ट वाली कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो इसमें n के बराबर में 1 रख लो। ठीक है, n बराबर 1 रखो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1² बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी कक्षा में ये आपके जो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस दूसरी कक्षा में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8। तो दूसरी कक्षा में ये l कक्षा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो तीसरी कक्षा जो बाहर दिखाई दे रही है ये इसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कमेंट करके बताना है कि जो n कक्षा है इस n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो लास्ट n कक्षा है इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे कमेंट करके आपको इसमें बताना। जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही होता है, तभी जाके इनका जो उदासीन होता है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या बराबर होती है। तो जैसे कार्बन है, ये कार्बन में आपके कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें आपके ये 2 तो इसमें पहले में आ जाएंगे, 2 तो इसके पहले में आएंगे। और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास में 8 है नहीं, इसे 6 में से 2 तो घट गए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो दूसरी कक्षा में कितने आएंगे आपके? जो L कक्षा उसमें आपके 4 आएंगे, तो 1 2 3 और ये 4 इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें भरना होता है। नेक्स्ट आपके इसमें जो बनेगा ये समस्थानिक और समबारिक जो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स होता है, इसमें आपको जो इसका जो एक्सप्लेन करना है। तो समस्थानिक नाम से पता चल रहा है इनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, यानी कि प्रोटॉन तो बराबर होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। समबारिक में इनका जो परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम होता है। जो एटॉमिक जो मास होता है वो सेम होता है लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास इनका डिफरेंट होता है। तो परमाणु का अंतर्गत ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है।
तो ये है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और परमाणु भार जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक है, Cl क्लोरीन आपकी 17 और क्लोरीन 37, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 17 ही है, परमाणु द्रव्यमान इनका अलग अलग है। देखो ये जो लिखा हुआ है Cl, इधर 17 और इधर मान लो 35 लिखा हुआ है, ये Cl इधर 17 और इधर आपका 37 लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये ऊपर इसका एटॉमिक जो मास होता है इसको परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद कर लेना ये संख्या में बराबर होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो योग होता है P+N का जो सम होता है वो आपके जो इसमें परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसमें अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो इस परमाणु द्रव्यमान में से इसका जो परमाणु क्रमांक है वो घटा लेंगे। इसमें कितने न्यूट्रॉन आएंगे? तो 35 में से 17 घटा लेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो 15 में से 7 गए तो 8, यानी कि 18 इसमें आपके क्या आएंगे? 18 इसमें आपके न्यूट्रॉन होंगे। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक याद कर लेना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इनके हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है तो एक ही है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो अलग अलग है। कोई पूछे कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये इसमें से एक इसको घटा लेंगे तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें से एक को घटाएंगे तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटियम में आपके 0 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में आपका 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको अलग से याद करना है। समबारिक क्या होता है? समबारिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है। एटॉमिक नंबर अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो सेम है। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है? इसमें जो आपके जो 3 नाम दे रखे आपके इसमें आर्गन, पोटेशियम और आपका कैल्शियम, इनका देखो सभी का जो एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान है वो सेम है, 40-40 है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर वो अलग अलग है, 18, 19 और 20। इसका मतलब इनमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसमें अलग अलग है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। फिर थोड़ा सा आपको जो परमाणु क्रमांक क्या होता है वो देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि जो परमाणु क्रमांक जो होता है उसको Z से लिखते हैं, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक Z होता है, Z से लिखा जाता है, और Z जो होता है उसमें आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। याद कर लेना इसको। जैसे मान लो आपके सोडियम लिखा हुआ है ये, ठीक है, सोडियम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये Na सोडियम और आपके 23 से ऊपर, तो ये तो इसका परमाणु द्रव्यमान है और ये इसका परमाणु क्रमांक है। परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या आता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का जोड़ है वो आपके किसके बराबर आता है? परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। याद कर लेना इसको अच्छे से। जैसे इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। 23 में से 11 घटाएंगे तो इसमें आपके उत्तर 12 आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन आएंगे। और 40 में से 20 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके ये मान लो ये पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, ठीक है। इसमें परमाणु संरचना का आरेख बनाना है तो इसमें आपको 19 तत्व बताने, तो पहले में तो 2 आएंगे, ठीक है, फिर दूसरे में 8 आएंगे, तो ये आपके 8 दूसरे में बता देंगे। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10 तो हो गए। अब 9 और लिखने हैं तो 9 आपके तीसरी कक्षा में आएंगे, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 आ सकते हैं। तो ये आपके तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? आपके 9 आ जाएंगे इसमें। इस प्रकार से आपको Z बराबर 19 वाला इसमें लिख लेना है। फिर आपके जो आइसोटॉप्स होते हैं इनके क्या क्या जो एप्लीकेशन से क्या क्या उपयोग है तो आप देख सकते हैं इसमें। आइसोटॉप्स जो होता है वो यूरेनियम जो एक आइसोटॉप्स है, एक समस्थानिक है जिसका उपयोग जो है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा आपके आइसोटॉप्स है कोबाल्ट, इसका जो समस्थानिक है कोबाल्ट जो समस्थानिक है इसका उपयोग कैंसर जैसी बीमारी के उपचार में किया जाता है। तीसरा आपके आयोडीन है, तो आयोडीन का जो समस्थानिक है इसका उपयोग गेंगा के इलाज में, गेंगा रोग का जो इलाज होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद कर लेना इनको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, कि न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम तो आपको न्यूरॉन को बना ही लेना है। आपको क्या करना है? एक ऐसा आड़ा वृक्ष बनाना है जिसकी ऐसी जड़ें निकाल लेनी है और इस प्रकार से इसकी जो यहाँ पे क्या कर लेनी है? इसकी शाखाएं निकाल लेनी है। थोड़ा सा ये जड़ें छोटी कर देना, मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी तो जड़ें थोड़ी छोटी हो जाएगी इसकी इस प्रकार से, और इसकी जो ये आपकी शाखाएं हो जाएगी उसको यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। आपको जो उत्तक वाला जो चैप्टर है उसमें आपको अच्छे से देख लेना है इसको। तो ये न्यूरॉन है, देखो ये, और न्यूरॉन का जो आपको नामांकित चित्र अच्छे से बनाना आना चाहिए। यहाँ पे तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, ये बीच में केंद्रक होता है, ध्रुमिका होती है, तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिका काय होता है, और इसका नामांकित चित्र पूछा जाएगा बच्चों, आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। इसके अलावा और किसका नामांकित चित्र बनाना आपको? तो नामांकित चित्र आपको जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का बनाना है,
ये न्यूरॉन का नामांकित चित्र 100% आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना। इसके अलावा जो नामांकित चित्र आपको याद करना है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। और एक आपको जो आपके उत्तक हैं, उत्तक के नामांकित चित्र आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। ये भी बार बार है जो परीक्षा में पूछे हुए। एक ये जो डायग्राम है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, 100% आपके आने के पूरे चांसेस के, याद कर लेना इसको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और इसका सूत्र लिखिए। तो आइए त्वरण का जो सूत्र, मात्रक वगैरह सारी परिभाषा आपको बता देते हैं। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन जो होता है उसको अपन त्वरण कहते हैं। ये लो, ये यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न, ये त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। तो भाई देख लो, त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। त्वरण का फॉर्मूला आपके वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा। और इसका जो दूसरा इंग्लिश में आपको फॉर्मूला याद करना हो तो आपके v माइनस यू अपॉन टी होगा। v मतलब आपके अंतिम वेग हो जाएगा, लास्ट वेलोसिटी, और आपके जो एलिमेंट्री जो वेलोसिटी आपकी प्रारंभिक वो आपकी u हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो v माइनस यू करेंगे और बटे में t लिखेंगे, ये हमारा a हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का जो आपके फॉर्मूला याद कर लेना है। इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर के रूप में लिखो तो माइनस की इसकी घात ऊपर -2 लगा देना। तो मीटर इंटू सेकंड की घात -2 लगा के ये भी आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहता है। क्योंकि वेग होता है और वेग में परिवर्तन की दर, तो समय जिसमें 2 बार आएगा तो सेकंड की घात 2 हो जाएगी, इसलिए आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना है इसको। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक से किस प्रकार से भिन्न है, इसका आपको अंतर बताना है। सरल उत्तक और जटिल उत्तक में आपको अंतर बताना है। सिंपल टिश्यू और आपको जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनमें आपको डिफरेंट बताना है। तो ये आपके सिंपल और आपकी जो जटिल उत्तक है इनका अंतर दे रखा, देख सकते हैं आप इसमें। तो ये है आपके सरल उत्तक। तो सरल उत्तक में क्या होता है, एक तरह की कोशिकाओं से बना होता है सरल उत्तक, और जबकि जटिल उत्तक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जबकि सरल उत्तक एक समान कार्य करता है और जटिल उत्तक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार के कार्य करता है। सरल उत्तक पौधों को सहारा प्रदान करता है, भोजन का भंडारण करता है, और जटिल उत्तक जो होता है वो संवहन करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखना है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, रॉकेट वाला नियम। बंदूक की गोली चलाते तो जो बंदूक है वो आगे, गोली आगे की ओर जाएगी, धक्का में पीछे की ओर लगता है, कंधे को धक्का लगता है। और नाविक जो कूदता है तो नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव है जो पीछे की ओर चली जाती है। तो ये सारा जो काम है, हम रोड पे चलते हैं तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो ये सारा काम हम न्यूटन की गति के थर्ड लॉ से लिखेंगे। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या है न्यूटन की गति का तीसरा नियम? न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो बल तो बराबर लगेगा लेकिन क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है और विपरीत दिशा में होती है। तो यह बल सदैव जोड़े में होता है, एक बल की क्रिया दूसरे बल की प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगाते हैं परंतु एक ही समय में विपरीत दिशा में लगता है। इसको अपन न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। और हम इसको डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसका कोई क्वेश्चन दिखे तो हम इसको करेंगे। पहला नियम तो आपको पता होगा, F बराबर गति का जो दूसरा नियम है वो बल की परिभाषा देता है। गति का जो दूसरा नियम है वो आपके बल की परिभाषा देता है जो कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी, किसी वस्तु का द्रव्यमान 15 किलो और वेग इसका 4 मीटर प्रति सेकंड है तो गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा। इसमें फॉर्मूले में आपको मान लिखना है। इसका जो मास है वो कितना है? 15 kg है और वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो m का मान तो आपके 15 हो जाएगा और v का मान आपके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिखेंगे 1/2 इंटू m का मान 15 किलोग्राम इंटू v का मान कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ लिख लेंगे और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि mv² है। तो यहाँ पे 15 किलोग्राम है तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो मान लिखेंगे इसका तो 1/2 इंटू 15 इंटू 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा आपके 2 का 16 से काटेंगे तो उसको तो 8 बार कटेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपके जो ऊर्जा होती है उसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है, उसको अपन जूल में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य क्यों होती है और ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कोई 2 अनुप्रयोग बताइए। तो परावर्तन का जो नियम है वो तो आपको पता ही होगा। परावर्तन के लिए आपको एक तो जो स्टेथोस्कोप है वो याद कर लेना।
जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टर के गले में पड़ा रहता है वो यंत्र, उसके द्वारा जो हृदय की धड़कन, फेफड़ों की गति को मापा जाता है, तो वो आपके परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। ठीक है। और बाकी जो हॉर्न वगैरह होते हैं, बस के जो हॉर्न वगैरह होते हैं, भोंपू होते हैं, वो भी आपके जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके अगला जो प्रश्न आपका ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य क्यों होती हैं। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, इसका कारण ये है कि भाई माध्यम की जो कण है वो तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं, इसलिए ध्वनि की जो तरंगे वो अनुदैर्ध्य होती है। प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि ध्वनि की तरंगे कैसी होती है, तो आपको याद कर लेना अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला प्रश्न आपके है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी के संवर्धन में क्या क्या समानता है। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है, आपके मुर्गी पालन का, मछली पालन का और मधुमक्खी पालन का। तो देख लेते हैं मत्स्य पालन का, मुर्गी पालन का और मधुमक्खी पालन का। मत्स्य पालन में क्या होता है, मत्स्य पालन के संवर्धन के गुण, तो कम क्षेत्र में अधिक मात्रा के वांछित जातियों को प्राप्त किया जा सकता है और मछलियों को सुधार किया जा सकता है। और मधुमक्खी पालन और इसकी उपयोगिता, तो मधुमक्खी से जो हमें पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुण वाला शहद मिलता है। मोम प्राप्त होता है जिसका उपयोग औषधियाँ, मरहम, क्रीम, पॉलिश, वेस्लिन, मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। मधुमक्खियाँ परागण की क्रिया लेकर जो फसल की पैदावार को बढ़ाती हैं। तो ये सभी आप जिसमें लिखेंगे। मधुमक्खी के अलावा फसल चक्र का तो आपको पता ही है, फसल रोटेशन से जो फसल को बोना। बाकी मधुमक्खी और मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन का हमने देख ही लिया। अंडे और मांस के उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालने की क्रिया मुर्गी पालन कहलाती है। मुर्गी पालन में मुर्गी, उनकी जो नस्लें वो उन्नत जो मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति के आधार पर जो आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्लेनकाइमा में अंतर लिखना है और आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान किसका निकालना है, CO2 का और CH3OH का। तो आणविक द्रव्यमान में ये तो कार्बन का कितना है, 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये तो 6 परमाणु क्रमांक तो 12 हो जाएगा, सॉरी परमाणु द्रव्यमान तो 12 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो ये आपके 2 × 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो 12 + 32 ये कितना हो जाएगा आपके 4 और 3 और 1 4, 44 हो जाएगा इसका। तो CO2 का कितना आता है, 44 आता है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे CH3OH का, तो कार्बन का तो हो जाएगा इसमें 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, तो 1 × 3 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के वापस 16 हैं, 16 परमाणु द्रव्यमान होता है और प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये लिखेंगे इसमें। तो 12 + 3 + 16 + 1 ये हो जाएगा, तो 12 और 3 15, 15 और 16 31 और 1 32 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपकी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट तो ये हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस और NO3 हो जाएगा। ये आपके जो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लेना है। फिर आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अंतर और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताना। तो पहले हम पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले करवा रखा है। वैसे भी पेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और कोनों से कोशिका जो भित्ति होती है पतली और कोनों से मोटी होती है। बस इसी आधार पर आपको इसमें अंतर लिखना था। नेक्स्ट फिर आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या करना, आपको अंतर लिखना है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर ये वाला देख लो। इसमें पादप कोशिका जो होती है उसमें पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में या तो रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होगी या बिल्कुल आकार में छोटी होती हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये इसका जो प्रमुख 5 अंतर आपको याद रखना। तो थोड़ा सा हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी देख लेते हैं। तो आइए भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहले भौतिक गुण देख लेते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होता है। तो ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, जैसे रंग हो गया, कठोरता हो गई, दृढ़ता, भाव, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इनको भौतिक गुण कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अवस्थाओं का जो अंतर रूपांतरण होता है एक भौतिक परिवर्तन का होता है, क्योंकि परिवर्तन अवस्थाओं के संगठन के बिना परिवर्तन की किया जाता है। इनकी केवल उनका जो अवस्था चेंज होती है भौतिक परिवर्तन में, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उनके जो रासायनिक जो प्रकृति है उसकी पदार्थ की वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
फिर मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो आपके भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। अगर आपने जो केवल भौतिक रासायनिक लिखा तो आपके इसमें गलत हो जाएगा। मोमबत्ती का जो जलना है वो आपके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है, आपकी किताब में साफ साफ दे रखा है। फिर आपसे पूछे कि ये भाई पेड़ों को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अलमारी को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और जल का उबल कर वाष्प बनना ये आपके भौतिक परिवर्तन है। फलों का सलाद ये आपके जो भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये प्रमुख जो आपके परिवर्तन है उनको अच्छे से उदाहरण के द्वारा इनको याद रखना है। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो अभी तक जो 100 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसमें 92 प्राकृतिक और बाकी मानव निर्मित है। इसमें से जो अधिकतर ठोस हैं 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस होते हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन ये जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। पारा तो धातु हैं, ब्रोमीन अधातु हैं। गैलियम सीजियम ये बिल्कुल जो कम गलनांक की धातु होती है और ये इसका जो गलनांक बहुत ही कम होता है। 303 केल्विन की अवस्था पर द्रवावस्था में आ जाती है, यानी कि इसको हथेली पर रख लें तो ये पिघल जाती हैं। गैलियम और सीजियम 2 धातु हैं जिनको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 धातु ऐसी होती हैं जिनको अपन चाकू से काट सकते हैं। खचाखच उनको चाकू से काटा जा सकता है। धातु कौन कौन से होते हैं। तो धातुओं में आप नाम याद रखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन ये तो आपके गैस हैं। और ब्रोमीन ये आपके अधातु हैं। क्या हैं, अधातु हैं। और धातु और अधातु के बीच में जो पदार्थ होते हैं इसको अपन मेटलॉइड कहते हैं, उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 3 आपके उपधातु के उदाहरण हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने वीडियो छोटा ही बनाया 40 मिनट का। अब इसको छोटा तो नहीं कहेंगे, बड़ा ही है वीडियो तो, लेकिन जो पहले वीडियो बनाए उससे काफ़ी छोटा ही है। क्योंकि पहले जो 2 वीडियो बना रखे मैंने 1-1 घंटे और 40-40 मिनट के बना रखे हैं। तो उन वीडियो को अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है और उनको प्रोसेसिंग में समय चला जाता है। आपको भी जो इंतजार करते हैं आपका समय खराब होता है। तो मैं अब आपकी जो छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड करूँगा, लगभग 40 मिनट या 30 मिनट की वीडियो आपके अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो आपके पहुँच पाएँ। और इसके लिए जो आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिया है। दिन के कई सारे वीडियो आपके अपलोड हो रहे हैं, तो हमने जो यूट्यूब ने जो अपना नोटिफिकेशन भेजना वो भी बंद कर दिया है। खूब सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि कितने वीडियो अपलोड हो गए और फिर आपको जो वो वीडियो चूक जाते हैं आप। तो आपको क्या करना है, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको एक वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आपके पास में सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक आपके टेस्ट और होने वाला है, उसका भी लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऐप के ऊपर अगर आपने वो 230 प्रश्नों का टेस्ट नहीं दिया तो प्यारे बच्चों आज अभी जाकर वो टेस्ट दे दो अभी, क्योंकि उसमें से हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और खूब प्रश्न आपका जो रिवाइज कर लेंगे वो रिवीजन हो जाएगा और इसमें से खूब सारे प्रश्न। और उस टेस्ट को आप बार बार दे सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े उतनी बार टेस्ट देना। और उस टेस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज़। उसका जो लिंक है अपने व्हाट्सअप ग्रुप से अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ऐप के बारे में और इस यूट्यूब चैनल के बारे में आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं अपने सभी दोस्तों को जरूर बताना। अपनी कक्षा के आपने कितने बच्चों को बताया, कितने बच्चों को शेयर किया, कमेंट करके बताना देखिए, ताकि मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन वीडियो को शेयर करता है, कौन कौन लाइक करता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 की जो इसकी प्राइस है और 99 केवल नाम मात्र की शुल्क इसमें, इससे तो कई गुना ज़्यादा खर्चा हम इसमें कर देते हैं। तो आपके ये केवल आपके जो इसमें जिससे ऐप का जो इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह है वो इसकी जो हैंडलिंग के लिए आपके चार्ज है, बाकी तो इसमें इतना कुछ है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मेंटेनेंस वगैरह आप जो ऐप का वो चलता रहे, आप जो फ्री में टेस्ट वगैरह दे सके। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।